हम यहाँ पर पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक पर्यावरण किस तरीके का है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान राज्य जहाँ एक और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए पहचाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका भौतिक स्वरूप भी विशिष्टता लिए हुए है। राज्य के भौतिक पर्यावरण ने यहाँ पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण को सदैव से प्रभावित किया है और वर्तमान में भी राज्य के विकास में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे स्थिति और विस्तार की बात करें, राजस्थान राज्य उत्तर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश से 69-29 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा यानी कि लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। राज्य की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है, और राज्य की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा से, और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, और दक्षिण पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से संयुक्त है। जैसे कि हम यहाँ पर भारत की बात करें, ये भारत है, ये हमारा क्या है, राजस्थान। राजस्थान की जैसे उत्तरी अक्षांश यहाँ पर दे रखा है 30-12, इधर पंजाब और हरियाणा से लगती है राजस्थान की सीमा, और पूरब के क्षेत्र में हम देखें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। पूर्वी देशांतर हम देखें 78-12 है, और पश्चिमी देशांतर है 69-23। ये पूर्वी देशांतर है 69-12 से 78-17। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण हम देखें 826 किलोमीटर है। और अगर हम दक्षिण पश्चिमी की बात करें, ये गुजरात से लगती है सीमा, और हमारी इधर मध्य प्रदेश से लगती है। इधर अगर हम बात करें 23 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश पर, और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे राजस्थान के क्षेत्रीय विस्तार की बात करें हम, किस तरीके से राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार होता है, तो राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से ये 5 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, नॉर्वे, पोलैंड, इटली से भी अधिक विस्तार रखता है। और राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य के उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर लंबाई है, और पूरब से पश्चिम है 869 किलोमीटर लंबाई है। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में राजस्थान राज्य गठन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान में राज्य की प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में, 33 जिलों में और 271 तहसीलों में विभक्त किया गया है। जैसे कि प्रशासनिक इकाइयों की बात करें हम यहाँ पर राजस्थान में, जैसे पंजाब है, तो अगर हम इनको याद करने की कोशिश करें, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, तो क्या हुआ, एक बार गंगा और हनुमान दोनों की यहाँ पर शादी होती है। कि अगर इनको याद करने की कोशिश करें जिलों की, तो एक तरफ गंगा है, एक तरफ हनुमान है, दोनों की यहाँ पर शादी होती है। शादी होती है तो यहाँ पर ये कहाँ जाते हैं, गंगा जी है या फिर गंगा नाम की एक लड़की है, ये हनुमान जी के मंदिर पर जाती है। हनुमान जी के मंदिर पर जाती है तो चूरमे का भोग लेके जाती है, तो इसका मतलब हो गया चूरू। फिर चूरमे का भोग लाती है तो हनुमान जी को यहाँ पर झुंझुना बजाना पसंद है, क्योंकि झुंझुना बजाने के बाद ही हनुमान जी भोग लेते हैं, तो यहाँ पर झुंझुनू हो जाएगा। और फिर जो चूरमा है, हनुमान जी को ठंडा पसंद नहीं है तो उसको सेकना पड़ता है, यानी कि उसको गर्म करना पड़ता है, तो सेकने के लिए हो जाएगा यहाँ पर सीकर। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आ जाते हैं झुंझुनू के बाद में अलवर, अलवर और जयपुर, ये सीकर के जस्ट नीचे आ जाएगा जयपुर और फिर अलवर। तो इस तरह हम देखते जाएं, जैसे कि भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, कोटा है, बारा है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रताप, ये क्या है, झालावाड़ा है। झालावाड़ा मतलब कि एक मूछ की आकृति से बनी हुई है ये, तो झालावाड़ा यानी कि
इस तरीके की आकृति है इसकी झालावाड़ की। फिर बारा है यहाँ पर, कोटा बूंदी यहाँ पर आ जाएगा। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ से करके गुजरती है। प्रतापगढ़, तो महाराणा प्रताप है, यहाँ से क्या होता है एक बार चीता आ जाता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। तो इधर चीता से ऊपर रहते हैं भील और नीचे रहते हैं प्रताप, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप चीता को मारने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, और बांस लेके आते हैं मारने के लिए। और इधर भील रहते हैं, और ये भील है यहाँ पर बूंदी के लड्डू खा खा करके अपनी ताकत को बढ़ाते रहते हैं यहाँ पर, भीलवाड़ा बूंदी। और फिर इधर आ जाएगा कोटा, फिर टोंक। जैसे क्या होता है एक बार अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई होती है, अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई होती है, तो बीच में ये टोंकने के लिए आ जाता है कौन, जयपुर, क्योंकि जयपुर की जिम्मेदारी है, राजधानी है, तो जयपुर की जिम्मेदारी है कि वो टोकेगा इनको, यानी रोकने के लिए कोशिश करेगा, तो वो टोंक हो जाएगा। तो जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर और टोंक एक साथ आ जाएंगे यहाँ पर। इधर हम देखें ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे गंगा है, गंगा शिव जी की किससे जटाओं से निकलती है, तो क्या होता है गंगा शिव जी की जटाओं से निकलती है। तो फिर यहाँ पर शिव जी की जटाओं से जब निकलती है तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर, जैसलमेर। तो यहाँ पर जो बीकानेर इसके भक्त हैं, शिव शंकर के भक्त हैं, वो जय जयकार लगाते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, 20 के आसपास भक्त हैं, तो 20 से हो जाएगा बीकानेर। ये जय जयकार लगाते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा जैसलमेर। और इसमें शिव शंकर की गर्दन में एक नाग था, वो यहाँ पर जैसे 20 भक्त थे, तो उस टाइम इन्होंने नाग देखे थे दो, तो एक नाग है यहाँ पर इधर चला जाता है नागौर की साइड, तो ये नागौर हो जाएगा। और ये नाग है, इसको वापस लाता है कौन, लाता है राज जोधा लाता है। तो जोधा कहाँ का है, अकबर का, ये जोधपुर का है, तो जोधा इसको लाता है, इसलिए जोधपुर हो जाएगा यहाँ पर नीचे। अब क्या होता है एक बार जैसे ही भक्त यहाँ पर जय जयकार लगा रहते हैं, तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ से बाड़मेर हो जाएगा। अब बाढ़ आ जाती है तो ये भक्त यहाँ पर पुकारते हैं शिव शंकर को कि बचाइए बचाइए। तो यहाँ पर शिव शंकर जी क्या लगाते हैं, ऊपर तो पाल लगाते हैं, तो पाली हो जाएगा, और नीचे क्या लगाते हैं, जाल लगाते हैं, तो जालौर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है एक भक्त का सिर है यहाँ पर फंस जाता है जाल में, तो वो हो जाएगा सिरोही, तो यहाँ पर सिरोही हो गया है। अब पाली है, सिरोही हो गया। अब पानी फिर यहाँ पर उदय सागर झील में चला जाएगा, उदय सागर झील मतलब कि उदयपुर में चला गया। उदयपुर के बाद में आएगा डूंगरपुर, ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है डूंगरपुर। और यहाँ पर ये जो बंदा फंस गया है यहाँ पर, एक इनका भक्त शिव शंकर का फंस गया है, उसको एक राज की बात बताते हैं बचने के लिए, तो ये हो जाएगा राज संबंध। तो इस तरीके से ये राजस्थान के सारे जिले यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के संभाग और उसके सम्मिलित जिले हैं, उनके अलग अलग हम सेक्शन देखेंगे। जैसे जयपुर संभाग के अंदर क्या आता है, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये जयपुर संभाग के अंदर आ जाते हैं। कितने जिले हैं, टोटल 5 जिले हैं। तो जयपुर है, जयपुर क्या है, सवाई माधोपुर और अजमेर को टोकने के लिए जाता है, तो यहाँ पर आएगा टोंक इस तरीके से, और अजमेर और सवाई माधोपुर इधर आता है। तो जयपुर के पास में आता है दौसा, फिर सीकर, अलवर और झुंझुनू। नेक्स्ट हम देखें जोधपुर संभाग में आता है जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। भरतपुर संभाग में आता है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले। अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग में आता है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग में आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये कोटा संभाग में आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये बीकानेर संभाग में आ जाते हैं। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये उदयपुर संभाग में आ जाते हैं। अब उच्चावच अर्थात धरातल एवं धरातलीय प्रदेशों की हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे धरातलीय प्रदेश है, राजस्थान एक विशाल राज्य है और यहाँ धरातलीय विविधता का होना स्वाभाविक है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी प्रदेश हैं, मैदानी और मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार है, अर्थात यहाँ उच्चावच संबंधी विविधताएं हैं। और राज्य के उच्चावच स्वरूप का मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि ये है धरातलीय प्रदेश। धरातलीय स्वरूप की बात करें यहाँ पर, तो जैसे ये पॉइंट दिखा रखा है 900 से मीटर ऊंचा है, यहाँ पर ऊंचाई मीटर में अगर हमारी दे रखी है यहाँ पर,
जैसे 150 से कम ऊंचाई इन क्षेत्रों में आ जाएगी हमारी। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये इस वाला क्षेत्र आ जाएगा 150 से ऊंचा के आसपास। 900 से ऊपर है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ये 900 मीटर से ऊपर ऊंचाई है यहाँ पर। और इधर हम देखें ये क्रॉस लाइन जो दिखा रखी है यहाँ पर 300 से 600 वाला एरिया यहाँ पर आ जाएगा, 300 से 600 मीटर ऊंचाई है। और इधर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी 600 से 900 मीटर ऊंचा है। सीधी लाइनों की बात करें ये 300 से 600 है। तो इस तरीके से हम देखें इसको, ये कुछ कुछ लाइनें यहाँ पर दिखाई गई हैं सीधी, यहाँ पर 600 से 900 के आसपास है। तो राजस्थान का धरातलीय स्वरूप है उच्चावच है, और इसी के अनुसार हम समझते हैं इसको। 4 टाइप से इसको बांटा गया है। सबसे पहला देखें उच्च शिखर। उच्च शिखर की बात करें, इसके अंदर वे पर्वतीय शिखर सम्मिलित हैं जो समुद्र तल से 900 मीटर से ऊंचे हैं। ये राजस्थान की कुल 1% क्षेत्र से भी कम है। उच्च शिखर की बात करें, इनमें अरावली का सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर आता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। और दक्षिणी अरावली के अन्य शिखर आते हैं, जैसे कि शेर आता है, शेर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, आबू, जरगा और कुंभलगढ़। ये दक्षिणी अरावली के अन्य उच्च शिखर हैं। फिर आती है पर्वतीय श्रृंखला। पर्वतीय श्रृंखला की बात करें, जिसमें 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र सम्मिलित है, जो राज्य के लगभग 6% भाग में विस्तृत है। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला इसमें सम्मिलित है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अक्रमित रूप से राजस्थान के मध्य भाग में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक जो विस्तार है पर्वतीय श्रृंखला का, वो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर तक है। इसके पश्चात जयपुर और अलवर जिले, इन श्रेणियों का विस्तार अक्रमिक हो जाता है। उच्च भूमि और पठारी क्षेत्र की बात करें सिर्फ, इसका विस्तार अरावली श्रेणी के दोनों ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। यह राजस्थान के लगभग 31% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तर पूर्वी प्राय समतल है, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, और जबकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है उच्च भूमि है, जहाँ उबड़ खाबड़ धरातल है और ऊंचाई यहाँ पर 500 मीटर है। राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार स्थित है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में भी पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करें मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार है राज्य के लगभग 51% भूभाग पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 100 से 150 से 300 मीटर है। इसके दो वृहद क्षेत्र है, पहला है पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मरुस्थल क्षेत्र और दूसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बनास वैसन आ जाता है, चंबल वैसन आ जाता है और 56 मैदान यानी कि मध्यमाही वैसन आ जाता है यहाँ पर चंबल और बनास के बीच में, जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे धरातलीय प्रदेश की बात करें हम, धरातलीय विशिष्टता के आधार पर राजस्थान को कुछ उपभागों में यहाँ पर बांटा गया है, जैसे कि पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आ जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती का पठार है वो दक्षिणी पूर्वी पठार आ जाता है। तो इसमें हम बात करें जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हमारा सिंचित मरुस्थल बोलते हैं इसको, कुछ कुछ क्षेत्र को, ये गग्गर का मैदान भी यहाँ पर आ जाता है। दूसरा आता है अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश। पहला तो पूरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा आता है अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे कि वागड़ शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है इधर की साइड यहाँ पर, और यहाँ पर लूनी बेसिन आ जाता है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर अरावली, जो कि मध्य अरावली वाला क्षेत्र है। अरावली, अरावली में यहाँ पर एक तो आ जाता है आबू पर्वत यानी दक्षिणी बोराट का पठार यहाँ पर आ जाएगा अरावली में, और उत्तर में यहाँ पर कुछ मैदान है यहाँ पर मध्य अरावली वाला क्षेत्र आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है अरावली क्षेत्र, जो कि मध्य राजस्थान से होकर गुजरता है। चौथा आता है पूर्वी मैदान, बनास का वैसे इसको बोले जाते हैं पूर्वी मैदान, और 56 का मैदान या मध्यमाही मैदान भी इसको बोला जा सकता है। नीचे की साइड हो जाएगा 56 का मैदान, मध्यमाही का मैदान। और फिर 5वें नंबर पर आता है हाड़ौती का पठार, जो कि पूर्व दक्षिण के में ये मिलता है हमें। अब हम बात करें जैसे कि पश्चिमी और स्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरु प्रदेश कहलाते हैं, या मरु प्रदेश है या मरुस्थलीय प्रदेश है।
यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है बाड़मेर में है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ में बीकानेर जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता है, अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो 4 उप प्रदेश कौन कौन से हैं जिनमें इनको विभक्त किया गया है, यानी मरुस्थल को भी हमने 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया है। पहला आ जाता है शुष्क, रेतीला और मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है शुष्क, रेतीला, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है लूनी जवाई बेसिन और तीसरा है शेखावटी प्रदेश। चौथा है गग्गर का मैदान। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं शुष्क, रेतीला, मरुस्थलीय प्रदेश। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है 25 से मीटर से कम होता है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग यहाँ पर सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है और कुछ क्षेत्र जैसे कि पोखर, जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना यहाँ पर दृष्टिगत होती है, यानी कि दिखाई देती है। फिर आता है लूनी जवाई बेसिन। यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें लूनी और इसकी प्रमुख जवाई व अन्य सहायक नदियां प्रभावित होती हैं। इसका विस्तार जो होता है, इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर जिलों में है, नागौर जिले के दक्षिणी भागों में है। यहाँ एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूनी बेसिन के नाम से भी हम जानते हैं। फिर आता है तीसरा शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, इसे बागर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश का विस्तार है झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले, नागौर जिले के उत्तरी भाग में है और यह प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है। यहाँ कम ऊंचाई के बालू का स्तूपों का विस्तार है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त हैं जिन्हें हम रण कहते हैं। इसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, थल छापर, परिहारा और कुचामन आदि प्रमुख हैं। चौथा नंबर का आता है गग्गर का मैदान, यानी कि यहाँ पर गंगानगर की साइड है। ये गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में गग्गर नदी को यहाँ पर मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ आ जाती है। गग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है और यह संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गया है। दूसरा आता है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो प्राचीनतम जो पर्वतमाला है विश्व की, उनमें से एक है या प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की है, जो राज्य में यहाँ पर कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर में यहाँ पर दिल्ली से प्रारंभ होकर के गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत होती है। अब 692 राजस्थान की लंबाई तो यहाँ पर 826 है, तो पूरा राजस्थान को ही कवर करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों में होता है। तो कहाँ पर? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में होता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। एक तो होता है दक्षिण पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश और मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें, इसमें आ जाता है सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले। यह प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन और उच्चता लिए हुए है। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के अन्य उच्च शिखर हैं, जैसे गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है जो कि सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख उच्च पर्वत चोटियां हैं जैसे कि शेर है 1597 मीटर है, अचलगढ़ है 1380 मीटर है, देलवाड़ा है 1442 मीटर है देलवाड़ा, आबू 1295 मीटर है, ऋषिकेश 1017 मीटर है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है। उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में बात करें,
इसकी ऊंचाई जरगत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां हैं, जैसे कुंभलगढ़ है 1224 मीटर है, लीलागढ़ है 874 मीटर है, कमलनाथ की पहाड़ियां हैं 1001 मीटर है, सज्जनगढ़ है 938 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? भोराट का पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें मध्य अरावली प्रदेश। यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है और इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल भी स्थित हैं। अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़ जो कि 870 मीटर एवं पश्चिम में सर्पिला पर्वत श्रेणियां नागपाड़ यहाँ पर कहलाती हैं। पश्चिम में क्या है? यहाँ पर सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां हैं, नागपाड़ यहाँ पर कहलाती है। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणी के 4 दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। तो ब्यावर श्रेणी में अरावली श्रेणी के 4 दर्रे स्थित हैं। कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर? उन दर्रों की बात करें तो इन दर्रों के नाम है बर, परवेरिया, शिवपुरा घाट, सूरा घाट दर्रा और देवारी। ये 4 घाट हैं, बर, परवेरिया, शिवपुरा घाट, सूरा घाट दर्रा और देवारी। फिर उत्तरी अरावली प्रदेश की बात करें, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में है और इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर दूर दूर होती जाती हैं। इसमें शेखावटी की पहाड़ियां हैं, तोरावाटी की पहाड़ियां हैं, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की जो सामान्य ऊंचाई है 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, अलवर में बैराठ 900 792 मीटर, जयपुर में खो 920 मीटर एवं अन्य उच्च शिखर यहाँ पर जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, अलवर किला और बिलाली है। फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है जो अरावली के पूर्व में विस्तृत है। इसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। यह प्रदेश नदी वेसल प्रदेश है, अर्थात नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इन मैदानी प्रदेशों के 3 उपप्रदेश हैं। एक तो बनास बाणगंगा बेसिन है यहाँ पर, बनास और बाणगंगा बेसिन। एक यहाँ पर है चंबल बेसिन और एक है यहाँ पर मध्य माही बेसिन या फिर छप्पन का मैदान। तो नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि बनास बाणगंगा बेसिन। बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक नदी, बनास की सहायक नदी क्या है? बाणगंगा, वेड़च, कोठारी, डैन, सोहाद्रा, मानसी, धुंध, वांडी, मोरेल, वेड़च, वांगन, गंभीरी आदि नदियों के द्वारा निर्मित है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है और ढाल पूरब की ओर है। फिर आता है चंबल बेसिन। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, जबकि किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है और इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली, अगर इसकी बात करें हम तो इस प्रदेश में यहाँ पर क्या कहा जाते हैं? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर और चंबल के बीड़ स्थित हैं। यह अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र है और इसके मध्य समतल क्षेत्र है। फिर मध्य माही बेसिन या फिर छप्पन मैदान आ जाता है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में है। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकल करके इन प्रदेशों से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र असमतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। यह क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त एवं कटाफटा होने के कारण स्थानीय भाषा में इसको बागड़ नाम से पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है। इन्हें छप्पन का मैदान भी कहते हैं। फिर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अथवा इसको हम बोलते हैं हाड़ौती। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसको हाड़ौती बोला जाएगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार का विस्तार है। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है और यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियां हैं।
जिसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। यहाँ चंबल बेसिन और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, परवन और पार्वती नदियाँ प्रवाहित हैं। उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त है। अफवाह तंत्र अथवा नदियों की हम बात करें, अफवाह तंत्र से तात्पर्य है नदियां और उनकी सहायक नदियों से है, जो एक तंत्र और प्रारूप का निर्माण करती हैं। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है और राजस्थान के अफवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंतः प्रवाहित नदियां भी हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को यहाँ पर 3 समूह में बांटा गया है। जैसे कि अगर बात करें 3 समूह कौन कौन से हैं जिसमें राजस्थान की नदियों को बांटा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, पहली तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, दूसरी है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और तीसरी है अंतःप्रवाह की नदियां। जैसे कि दो नदी हैं हमारी घग्गर और कांतली, ये गंगानगर और मंगलचूरगढ़ जुर्ग साइड बहती है। ये अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। सांभर झील में यहाँ पर मेथा नदी आती है और इधर से सावी नदी आती है। अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं जैसे कि लूनी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। साबरमती नदी है अरब सागर में जाकर के गिरती है। यहाँ पर माही नदी है, ये भी अरब सागर में जाकर के गिरती है। लूनी की सहायक नदी होती है जवाई और लूनी और जवाई की सहायक नदी होती है सुकड़ी जो कि बाड़ी में है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एक नदी है जैसे कि ये माही है। माही यहाँ से स्टार्ट होती है, बेड़ज कोठारी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इधर बाणगंगा मोरेल और यहाँ पर खारी है, चंबल नदी है। बनास का में प्रवाह मैदान दे रखा है, काली सिंध से यहाँ पर दे रखी है, पार्वती नदी झालावाड़ की साइड काली सिंध नदी। सोम जाखम बाकल बांध, बांध बना हुआ है सोम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम देखें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें, इसके अंतर्गत चंबल, बनास और बाणगंगा और इसकी सहायक नदी आती हैं। जैसे चंबल नदी की बात करें, इसका प्राचीन काल में नाम चमरणवती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी का उद्गम या उद्भव मध्य प्रदेश में मऊ के निकट मानपुरा के समीप जनापाप की पहाड़ी से हुआ है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ किला के निकट प्रवेश करके कोटा बूंदी जिलों की सीमाएं बनाती हैं और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में से होते हुए भी अंत में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज बनाए गए हैं। चंबल की प्रमुख सहायता नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती कर रही हैं। बनास नदी की बात करें, बनास नदी अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती है। नाथद्वारा, राजसंबंध और रेल मगरा पार करके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल में जाकर के ये बनास नदी मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है वेड़ज, कोठारी, खारी, मैनाल, वांडी, धुंध और मोरेल। फिर आती है काली सिंध नदी। यह मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकल करके झालावाड़, बारां जिले में बहती है और नौनेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निबाज और आहू। पार्वती नदी की हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकल करके बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल में ये मिल जाती है पार्वती नदी। फिर आती है बापणी नदी, ब्रह्माणी नदी या बापणी नदी बोलते हैं इसको। चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव से निकल करके भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है बापणी नदी। फिर आती है मेज नदी, भीलवाड़ा जिले से निकल करके बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। बाणगंगा नदी थी, इसका उद्गम जयपुर जिले के बैराठ की पहाड़ियों से माना गया है
और यहाँ से यह पूरब की ओर सवाई माधोपुर जिले और उसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल फैल जाता है। फिर आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं लूनी, माही और साबरमती। ये अरब सागर में गिरती हैं। और लूनी नदी की बात करें हम, लूनी नदी का उद्गम स्थान है अजमेर की या नागपाड़ की पहाड़ियों के से ये निकलती है। उसके पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्र में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। यह केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है लूनी नदी। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी है बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद में ये खारा हो जाता है। और लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी और प्रथम, द्वितीय और तृतीय यहाँ पर है। सूखड़ी प्रथम, सूखड़ी द्वितीय, सूखड़ी तृतीय। वाड़ी प्रथम है, वाड़ी द्वितीय है और सागी नदी। फिर माही नदी की बात करें हम, माही नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा ये बनाती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए ये गुजरात में प्रवेश करके यहाँ पर गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि सोम, चाखम, अनास, चाप और मोरैन इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की बात करें, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकल करके उदयपुर और सिरोही जिले में प्रवाहित होकर के गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वोकल नदी के नाम से जानी जाती थी। अंत प्रवाहित नदियों की बात करें हम, जैसे कि राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की हैं जो कुछ दूरी तक बहकर रेत या भूमि में विलीन हो जाती हैं। इन्हीं को अंत प्रवाहित नदियां कहते हैं। इस प्रकार की प्रमुख नदियां हैं कांतली, सावी और काकानी। कांतली नदी क्या होता है, सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली नदी और इसके पश्चात 100 किलोमीटर दूर तक सीकर, झुंझुनू जिले में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। फिर सावी नदी की बात करें, सावी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकल करके वानासूर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में जाकर के विलुप्त हो जाती है। फिर आती है काकानी और काकनी नदी। ये जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव से निकल करके कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी की बात करें, यह एक विशिष्ट नदी है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यह हरियाणा से निकल करके हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए इसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें वर्षा काल में जल आता है तो सर्वत्र फैल जाता है यहाँ पर, और इस नदी को यहाँ पर मृत नदी कहते हैं। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। उक्त अंतर प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा और सांभर झील के क्षेत्र की नदियां आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र की नदियां हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में झीलों के बारे में। जैसे कि जो झील है राजस्थान में अनेक झील हैं, उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली है खारे पानी की झीलें, दूसरी है मीठे पानी की झीलें। तो इनका हम यहाँ पर संक्षिप्त विवरण देखें क्या हो सकता है। खारे पानी की झीलें राजस्थान के पश्चिम मरुस्तरीय क्षेत्र एवं अंत प्रवाह वाले क्षेत्रों में अनेक खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि सांबर, डीडवाना, पंचपंद्रा, लूणकरणसर झील ये प्रमुख हैं। सांबर झील के बारे में बात करें, जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में सांबर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है और झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में है। फिर है डीडवाना झील। डीडवाना झील है ये नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह खारे पानी की झील है और इस झील के जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है। फिर है पंचपंद्रा झील। यह बाड़मेर जिले के पंचपंद्रा नामक स्थान पर खारे पानी की झील है। फिर है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील स्थित है और यहाँ पर प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त कुछ हैं, जैसे कि फलौदी है, कुचामण है, काबोद है, कच्छोर और रेवास, ये सारी
खारे पानी की झीलें हैं। फिर है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील राजस्थान प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल और सीमित रूप से सिंचाई हेतु जल प्रदान करती हैं। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी हैं। अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर किया गया है। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित है। यहाँ राज्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों की बात करें हम, तो कौन कौन सी हैं राज्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध मीठे पानी की झील? जैसे जयसमंद झील है। इसका निर्माण किया गया था 1685 से 91 में महाराणा जय सिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बना करके कराया गया था इसका निर्माण। यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसको डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर आती है राजसमंद झील। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 में करवाया था और यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। और इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौचाकी है, जहां संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। फिर है पिछोला झील। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पिछोला झील। और इस झील के दो टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। फिर है फतेह सागर झील। उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। फिर है आना सागर झील। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता में आना जी ने करवाया था और इसके किनारे एक उद्यान है दौलत बाग एवं इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर झील की बात करें, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर्वतों से आवृत पुष्कर झील है और यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है और पर्यटनों के लिए ये दर्शनीय है। सिलीसेट झील की बात करें, अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य ये सुरम्य झील है सीढ़ीसेल झील। उपयुक्त झीलों के अतिरिक्त हमारी नवलखा झील है बूंदी में, कोलायत झील कोलायत बीकानेर में, सेब सागर है डूंगरपुर में, गलता और रामगढ़ जयपुर में है, बालसमंद झील है जोधपुर में है, केलाना झील जोधपुर में है और भरतपुर का बैराट बांध है, ये भी है यहाँ पर मीठे पानी की झीलों के लिए जाना जाता है, भरतपुर का बैराट बांध। और धौलपुर का तालाब शाही भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब राजस्थान की जलवायु की बात करें, राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा और उत्तर दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता एवं तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क एवं उपाद्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है। अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा होती है। वर्षा का असमान वितरण होता है। अधिकांश वर्षा यहाँ पर जून से सितंबर तक होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होना यहाँ पर बताया गया है। जलवायु का ऋतु प्रारूप की बात करें हम, जैसे जलवायु का ऋतु प्रारूप किस तरीके से है, तो भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक चलती है, वर्षा ऋतु है जो कि मध्य जून से सितंबर तक चलती है, और शीत ऋतु है ये अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु चलती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें जो मार्च से मध्य जून तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि संपूर्ण राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर ये और चूरू आदि से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान है 30 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है। दक्षिणी अरावली की बात करें हम, जैसे कि दक्षिणी अरावली के जो भाग हैं यहाँ पर
जैसे दक्षिणी अरावली के जो उच्च भाग हैं उनमें ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। हाड़ौती का पठार भी इस समय यहाँ पर तपता है, हाड़ौती के जो पठार हैं यहाँ पर, और वहाँ तापमान है हाड़ौती के पठार में 36 से कितना होता है, 36 से 40 डिग्री के मध्य होता है। इस समय गर्म एवं धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी कम होती है और संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। तो तापमान यहाँ पर हम देखें, जैसे तापमान 42 डिग्री यहाँ पर दिखाया गया है ऊपर की साइड, फिर 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर दिखाया गया है, और इधर हम देखें जैसे 36 डिग्री, ये क्षेत्रों में 36 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून तक संपूर्ण राज्य तक ग्रीष्म से तपता रहता है और वायुदाब और हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में जून के अंत में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिण और दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान की अपेक्षाकृत कम होती है। क्यों होती है कम? अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समांतर होने के कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की ओर चल जाता है या उत्तर की तरफ चला जाता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से की ओर से जो आने वाला मानसून है, जो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, वो राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता उसकी काफ़ी कम हो जाती है। और तीसरा कारण है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने का भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तक राजस्थान में जून से सितंबर तक, यहाँ पर हम देखें जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है। वार्षिक वर्षा का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर हम देखें 80 से सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा इधर की साइड होती है यहाँ पर, और 40 से 80 के बीच में जो वर्षा होती है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये 40 से 80 के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है, और यहाँ पर 80 से ऊपर वर्षा होती है। इधर वाले क्षेत्र में 80 से ऊपर वर्षा होती है, यहाँ भी 80 से ऊपर वर्षा होती है, और बाकी वर्षा है जैसे कि 20 से 40 यहाँ पर कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में 10 के आसपास या 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में वर्षा की वितरण मानचित्र से स्पष्ट है। 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा इसे दो भागों में विभक्त करती है। इसके पश्चिम का भाग जहां 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह मरुस्थलीय है। दूसरी ओर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत है 90 सेंटीमीटर रहता है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर है, जहां वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। शीत ऋतु की बात करें जो कि अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। शीत ऋतु को दो भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। शीत ऋतु को कौन कौन से हैं दो भाग? शीत ऋतु को जो दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला है मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है, अक्टूबर से मध्य सितंबर तक चलता है, और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक चलती है। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है और मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती हैं। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री तक और न्यूनतम 20 डिग्री तक होता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात लौटने का समय है। लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। इस समय पश्चिम शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिनमें कुछ वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को हम मावट कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है और संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री होता है। चूरू, फलौदी और गंगानगर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय राजस्थान में जनवरी के तापमान में वितरण का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि राजस्थान में जो जनवरी में तापमान होता है, इधर यहाँ पर जैसे 6 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर यहाँ पर बाद में हम देखें ये 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा नीचे की साइड।
इधर वाले क्षेत्र में हम देखें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, बाकी है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ये इस क्षेत्र में 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य के भौतिक विभागों में हम बात करें, राज्य के भौतिक विभागों में उच्चावच एवं जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण ने सदैव से आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य की विकास योजनाओं पर भी इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो 3,42,000 लाख किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? पहला। राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग हैं राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यहाँ पर गुरु शिखर है। और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? तो विस्तार जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण पर जो विस्तार है अरावली का, मध्य में विस्तार ज्यादा है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में ये विस्तार दिखाया गया है। हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर आते हैं? तो हाड़ौती का जो पठार है राजस्थान में, उनमें कौन